प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं, जैसा कि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट में 2024 का पेपर हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे आपका आज का जो पहला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इन मैनेजिंग रिस्क। मैनेजिंग रिस्क में प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल होता है एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैनेजिंग प्रोजेक्ट रिस्क। क्या बेनिफिट्स होता है प्रोजेक्ट रिस्क को मैनेज करने का। तो देखो, सबसे पहले अगर प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट के टाइम में रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरीके का रिस्क है। उस जब रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता है उसके बाद उसको कैसे खत्म किया जाए उसको लेकर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाना होता है। और जब स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बन जाता है तो उसको अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने के बाद उसको मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है। देन रेगुलर अपडेट लिया जाता है कि स्टेटस क्या है रिस्क का, यानी कम्युनिकेट और रिपोर्ट लिया जाता है कि भाई कितना हद तक हमारा रिस्क जो है मिनिमाइज हुआ है। तो ये आपके जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यानी सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, उसके बाद असिस्ट करना, फिर प्लानिंग बनाना मिटिगेट करने का, फिर एलोकेट करना, फिर कंट्रोल करना और मॉनिटर करना रिस्क को, और फाइनली कम्युनिकेट करके रिपोर्ट प्राप्त करना। बेनिफिट्स अगर बात किया जाए मैनेजिंग प्रोजेक्ट रिस्क का, तो सबसे पहला बेनिफिट्स होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग इम्प्रूव होता है, दूसरा कॉस्ट कंट्रोल होता है, तीसरा डिसीजन मेकिंग में मदद मिलता है, यानी उससे फायदा मिलता है, इन्हेंसमेंट देखने को मिलता है, और प्रोजेक्ट जो का जो सक्सेस रेट होता है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि रिस्क को तो हम लोगों ने क्या किया, मैनेज कर लिया। जब रिस्क मैनेज हो गया तो प्रोजेक्ट फेलियर के चांसेस कम रहेंगे, और चांसेस कम रहेंगे तो सक्सेस होगा, तो यानी सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस जो है वो भी बढ़ेगा, साथ ही साथ टीम परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिस्क को एनालाइज करके उसको खत्म किया गया है। उसके अलावा आपका जो है सेफ्टी को भी जो है इम्प्रूव किया जाता है, ताकि हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिस्क को अच्छे से मैनेज किया जा सके। दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट रिस्क रिस्पॉन्स प्लान एंड रिस्क रिस्पॉन्स कंट्रोल मेथोडोलॉजी। तो देखो, अगर हम बात करें अगर स्टेप इन डेवलपिंग रिस्क रिस्पॉन्स प्लान, तो इसमें सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, जो कि स्वोट एनालिसिस या रिस्क असेसमेंट टूल्स या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू। उसके बाद जब रिस्क हमारा एनालाइज हो मतलब आइडेंटिफाई हो जाता है, तो एनालाइज करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है, किस तरीके से वो रिस्क हमें जो है इम्पैक्ट डाल रहा है, क्या वो हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है या लो प्रायोरिटी वाला है, किस तरीके के प्रायोरिटी वाला रिस्क है। वो आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसके लिए जिस तरीके का प्रायोरिटी के बेसिस पे हमारा होता है उसके हिसाब से हम रिस्क को टाइप को डिवाइड करते हैं और एक रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी बनाते हैं। रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी में रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो फिर कैसे मिटिगेट करें, है ना, मतलब अगर उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं। फिर रिस्क को ट्रांसफ़र करना, है ना, शिफ्ट भी कर सकते हैं दूसरी पार्टीज के ऊपर, या इंश्योरेंस या सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू, या रिस्क को एक्सेप्ट करना। फिर इसमें जो है कंटीजेंसीज प्लानिंग, और फिर फाइनली हम लोग जो है रिस्क को जो है प्रॉपर तरीके से ख़त्म करके मैनेज कर लेते हैं। वही अगर बात किया जाए रिस्क रिस्पॉन्स कंट्रोल मेथोडोलॉजी की, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑन गोइंग प्रोसेस हमारा होता है उसको ट्रैक करते हैं, जो कि आइडेंटिफाइड रिस्क होता है, या आइडेंटिफाई करते हैं न्यू रिस्क को, या फिर इम्प्लीमेंट करते हैं रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी को, जिसमें मॉनिटर किया जाता है आइडेंटिफाइड रिस्क को, मैंने जो भी आइडेंटिफाई किए हैं रिस्क को उसको मॉनिटर किया जाता है और रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी को अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने के बाद
हम देखते हैं कि रिस्क में कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या रिस्क बढ़ रहा है, घट रहा है या फिर सेम रह रहा है टाइम चेंजेस के साथ में। उसके बाद रिव्यू करते हैं और रिवाइज करते हैं प्लानिंग को। अगर मानकर चलो कि हमें रिस्क चेंजेस हो रहे हैं तब तो उसको सेम रखेंगे, मतलब रिव्यू करना जरूरी है। अगर मान के चलो कि हमें ये पता चला कि कोई भी बेनिफिट्स नहीं आ रहा है जो रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी हमने अपनाया उसमें, तो फिर उसको चेंज करके फिर दूसरा प्लानिंग हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्ट, मतलब एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं कि हाँ भाई ये रिव्यू आया, इतना हमारा जो है रिस्क मैनेजमेंट हुआ और इतने टाइम में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, इस तरीके से। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कौन कौन सा वेरियस सोर्सेज की जरूरत पड़ती है वो हम बात करते हैं। तो देखो, अगर कंस्ट्रक्शन वर्क को एग्जीक्यूट करना है यानी सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन करना है प्रोजेक्ट जो कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और इफेक्टिव मैनेजमेंट के साथ है, तो उसमें सबसे पहला आता है मैन पावर, जिसमें लेबर और वर्कफोर्स आते हैं, जिसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स आपके होते हैं। इसमें रोल होता है इंजीनियर्स और सुपरवाइजर का जो कि टेक्निकल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करता है। मेसन, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर जो है एक स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए काम करते हैं। और जनरल लेवल जो कि मैनुअल वर्क सच एज एक्सकेवेशन, मटेरियल हैंडलिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद मटेरियल में आपका सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट फॉर कंक्रीट एंड मोटार वर्क के लिए, स्टील एंड रिइंफोर्समेंट वर्क फॉर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, ब्रिक, ब्लॉक्स, स्टोन्स फॉर मेसनरी वर्क एंड wood, glass, and tiles for finishing work, and paints, plumbing, and इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स फॉर एस्थेटिक एंड फंक्शनल पर्पस। इसके अलावा मशीनरीज एंड इक्विपमेंट भी लगते हैं, जिसमें एक्सकेवेटर, बुलडोजर, लोडर्स फॉर अर्थवर्क, इसमें जेसीबी भी लगती है ना, एक्सकवेशन के लिए, अर्थवर्क के लिए। कंक्रीट मिक्सर्स एंड वाइब्रेटर, कंक्रीट प्रिपरेशन एंड कॉम्पैक्शन के लिए, क्रेन, होइस्ट एंड लिफ्ट फॉर वर्टिकल मटेरियल मूवमेंट, एंड पावर टूल्स फॉर प्रिसाइज कटिंग एंड ड्रिलिंग एंड असेंबली के लिए। मनी यानी फाइनेंशियल रिसोर्स भी जरूरी है ताकि कैश फ्लो प्रॉपर तरीके से हो, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सही से आपका चल सके। टाइम यानी प्रोजेक्ट शेड्यूल और टाइमलाइन भी होना चाहिए ताकि एक सही टाइम पे हमारा काम कंप्लीट हो सके। स्पेस यानी वर्क साइट एंड स्टोरेज एरिया भी अवेलेबल होने चाहिए। एनर्जी और पावर सप्लाई होने चाहिए ताकि जो भी मशीनरी टूल्स है वो आपका प्रॉपर तरीके से चलाया जा सके, साइट पे लाइट का व्यवस्था हो सके, और टेक्नोलॉजीज और वाटर वगैरह भी प्रॉपर तरीके से मिलने चाहिए। सेफ्टी भी इक्विपमेंट होने चाहिए ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके, जैसे हेलमेट, ग्लव्स, बूट, सेफ्टी हार्नेस, नेट्स एंड बैरिकेड्स वगैरह। आई होप कि यहाँ तक जो भी पॉइंट्स थे वो आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट्स में आपको लगता है कि हाँ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। डेफिनेटली उस पे जो है आपको बेहतर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। और नोट्स के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे नोट्स और लेक्चर्स दोनों ही मिल जाएगा। अभी अगर आप इस वीडियोस को देख रहे हो यूट्यूब पे, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।